हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा अब यहाँ पे हम हाजिर हैं CGL 2023 की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस के साथ। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे हमारा स्कोर कितना होगा। बेटा इस सीरीज को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को आपका शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा फाइनली कि आपका जो आज में एग्जाम होगा 2024 में, उस एग्जाम में इस सीरीज से कितने क्वेश्चंस आपके बनेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो बोल रहा है आपका जाफू जो रेंज है वो आपका कौन से स्टेट में लोकेटेड है ना। क्या बोल रहा है, जाफू जो रेंज है वो आपका कौन से राज्य में आपका वो स्थित है। तो देखो बेटा, ये जो आपका जाफू रेंज है ना, वो रेंज आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। आपको मालूम भी पड़ रहा होगा भाई, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, सारे नॉर्थ ईस्ट ये रखे हैं। नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, नागालैंड में सिचुएटेड है आपका ये जाफू रेंज जो है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। अच्छा, नागालैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, कोहिमा। और कोहिमा पूछा जाए वो कौन सी रेंज या कौन सी आपकी पर्वत श्रृंखला के पे बसी हुई है, कौन सी रेंज के पास है, तो वो है आपका जाफू रेंज, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन में भी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि भाई ये जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नागालैंड में सिचुएटेड है। और ये जो है आपका कोहिमा जो आपका वो है कैपिटल है नागालैंड की, वो भी सिचुएटेड है आपका जाफू रेंज के पास ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन आपका एक दो दिन पहले जो शिफ्ट थी उसमें भी आया था, यहाँ पे भी ये रिपीट हुआ है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आपका कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, किससे जोड़े गए, 42वें संविधानिक संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए। कब जोड़े गए, 1976 में, 1976 में। कौन से भाग में जोड़े गए, पार्ट 4A में जोड़े गए। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल जो है वो आपका 51A है, 51A है आर्टिकल। चलो मैं इसे दोबारा से मिटा के लिख देता हूं, ये आपको देखो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 51A है, 51A आर्टिकल है आपका। सर ये कौन सी समिति के सुझाव पर जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़े गए। सर अभी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 10 जोड़े गए 1976 में, 1986 में आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड हुआ। तो अभी कितने हैं आपके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो अभी आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, फंडामेंटल ड्यूटी से यही 3-4 चीज़ें आपकी बनती हैं। सर वोट देना क्या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं बेटा, वोट देना आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सर क्या हमें टैक्स देना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं बेटा, टैक्स देना भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये सारी चीजें आप फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य से याद रखोगे। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वाज मेड। ठीक है, अब बोल रहे हैं भारतीय सचिव का जो पद है ना, राज्य गृह सचिव जो है वो आपके, वो पद जो है वो कब शुरू किया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट जो है वो कब शुरू करी गई। हमने देखा था आपका 1857 में रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना बेटा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस रिवोल्ट का। ऑल दो ब्रिटिशर्स इसे बोलते रहे कि छोटा मोटा रिवोल्ट था, वो बात एक अलग है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस रिवोल्ट का। इसी वजह से 1857 के रिवोल्ट से पहले हम क्या बोलते हैं, कंपनी रूल। कंपनी रूल मतलब इंडिया में जो रूल कर रही थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, क्राउन रूल। इसके बाद क्या आ जाएगा, क्राउन रूल। मतलब जो आपका रूल कर रही थी वो कौन करेगी, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद आपका रूल करना शुरू करेगी। तो उसे हम क्या बोल देंगे, आपका क्राउन रूल।
अब जब ये क्राउन रूल शुरू होगा तो दो पोस्ट आपकी शुरू होंगी, एक होगी वाइस रॉय की, वाइस रॉय, और दूसरा होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट। तो ये कब शुरू हुई? 1857 के बाद से, मतलब कब आपका 1858 से आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट जो है वो शुरू होगी। समझ में आया कब शुरू हुई? और यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इंडिया के जो मैटर्स होंगे उन्हें इंडिया से रिप्रेजेंट कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहां रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस ऑफ द माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज, द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। अब देखो सब कुछ तो इसमें दे दिया है, इसमें फिर फुल फॉर्म पूछा है। क्या दे रखा है? मुद्रा जो है वो आपका किसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया? रीफाइनेंसिंग के लिए। किसका? माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? माइक्रो यूनिट। इसमें माइक्रो अर्बन है, इसमें मीडियम यूनिट है, और इसमें क्या है? माइक्रो फाइनेंसिंग। तो अपने आप ही कौन सा सही हो गया? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंसिंग दे रखा है तो रीफाइनेंस होगा, है ना? तो रीफाइनेंस तो यहाँ सब में दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये क्या होगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 74th आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जो आपका 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, कब हुआ था सर ये 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? 2023 में हुआ था, है ना? तो ये जो 2023 में हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन आए थे? मैंने आपको अभी बताया भी था, और CHSL में ये क्वेश्चन भी आया था कि आपका, अच्छा इससे पहले वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि 2021 और 2022 में आपके कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। ये जो दो आपके रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुए थे, इन दोनों ही रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में आपका कोई भी चीफ गेस्ट जो है वो नहीं आए थे। ये हम देख चुके हैं, है ना? तो 2021 और 22 में तो कोई भी आपका चीफ गेस्ट नहीं आया था, ठीक है। लेकिन 2023 का जो 74th रिपब्लिक डे था उसमें इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या है आपका? फतेह ए सिसी, फतेह एल सिसी करके जो है वो आपके वो आए थे। कहाँ के थे ये? आपका इजिप्ट। अब देखो ये तो पुराना हो गया, नहीं पूछेगा हमसे। क्या पूछेगा कि 2024 के जो रिपब्लिक डे में आए वो कौन है, या फिर आपका 25th वाला अभी डिसाइड नहीं है। तो जो आपका 2024 का जो रिपब्लिक डे हुआ, जो 75th आपका रिपब्लिक डे था, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे सर? इसमें चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन। ये कहां से हैं सर? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 2024 वाले आपके रिपब्लिक डे में, जो 75th रिपब्लिक डे था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर यहाँ पे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बट हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी? 2024 वाला रिपब्लिक डे, है ना? तो वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना, मैंने आपको बताया था, वो और क्वेश्चंस में भी आया था। चलो अगला, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है? ऐसा बोला गया, इसमें पूछा गया है। तो बेटा याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझते हैं कि भाई जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा उसे हम किसे बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, है ना? लेकिन यहाँ पे जो आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बराबर ही एक पोस्ट होती है जो हर स्टेट में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल आपके इंडिया के होते हैं, एडवोकेट जनरल आपके किसके होते हैं? स्टेट्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमने अटॉर्नी जनरल देखा। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो आपका, उसे हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो अटॉर्नी जनरल हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आते हैं सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में आते हैं, अटॉर्नी
जनरल। सर इनका टेन्योर कितना होता है? सर इनका टेन्योर होता है आपका कोई भी फिक्स नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक इन्हें वो आपका रख सकते हैं। ये चीजें समझ में आई? चलो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताना आप कि अभी अभी यानी कि करंट में 2024 में है ना, जुलाई 2024 में आपका अटॉर्नी जनरल कौन है? सभी लोग कमेंट करो और आप बताओ कि अभी आपके अटॉर्नी जनरल कौन है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे नाम दे रखा है द शैलेंद्र किंग who founded their empire in the Southeast Asia in the 8th century were the follower of। ये जो शैलेंद्र किंग जो थे, इन्होंने आपका कहाँ पे एम्पायर इस्टेब्लिश किया? साउथ ईस्ट एशिया में, जो आपका इधर म्यांमार वाला एरिया है, कंबोडिया या आसपास वाला जो एरिया है ना, इंडोनेशिया वाला जो एरिया है, स्पेशली उस तरफ इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया था, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है वो कौन से धर्म, कौन से रिलीजन से रिलेटेड थे। तो बेटा ये याद रखना, ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। तो ये कौन से धर्म से संबंधित थे? आपका बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में भी आपके दो सेक्ट होते हैं। सेक्ट मतलब दो आपके समुदाय होते हैं, जो होते हैं महायान और हीनयान। तो ये जो आपके संबंधित थे वो महायान बुद्धिस्ट थे, महायान बुद्धिस्ट थे। पूछा जाए ना ये शैलेंद्र किंग जो थे वो कौन थे? भाई शैलेंद्र किंग कौन से धर्म के आपके अनुयायी या फॉलोअर थे? सर ये बुद्ध धर्म के अनुयायी या फॉलोअर थे। और ये बौद्ध धर्म में भी जो महायान और हीनयान होता है वो उसमें भी आपका महायान के अनुयायी थे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखा है कि महायान बुद्धिस्ट थे इनके फॉलोअर, है ना, महायान बुद्धिस्ट के ये फॉलोअर थे। मेनली इन्होंने टेम्पल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवाया आपका जावा की तरफ, जावा सुमात्रा बाली वाला जो एरिया है, इंडोनेशिया का, थाईलैंड मलेशिया का जो एरिया है वो इनके एम्पायर में आया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन। तो द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, पैरालंपिक गेम्स, ठीक है, मतलब जितने भी आपके फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, जिसे हम पैरालंपिक बोल देते हैं, वो पैरालंपिक पहली बार जो है वो कब से शुरू हुए, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार पैरालंपिक जो है वो कब से शुरू हुए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1960 से आपके पैरालंपिक्स जो है वो शुरू होंगे। ठीक है, पहली बार जो पैरालंपिक होंगे वो कब होंगे? 1960 में। सर ये जो पहली बार पैरालंपिक हुए थे ना वो कहाँ पर हुए थे? सर वो हुए थे आपके रोम। रोम कहाँ है? इटली में। रोम इटली में हुए थे आपके 1960 के फर्स्ट पैरालंपिक। फर्स्ट पैरालंपिक्स जो हुए थे वो आपके कहाँ हुए थे? रोम इटली में हुए थे 1960 में, जो पहले पैरालंपिक आपके ऑर्गेनाइज हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सितार प्लेयर वाज अवार्डेड विद द भारत रत्न इन 1999? अब देखो यहाँ पे भारत रत्न, नोबेल प्राइज और इनके पुराने रिकॉर्ड्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अभी जो करंट में आपको भारत रत्न मिला है, ऑलमोस्ट 54 लोग हैं जिन्हें अभी तक आपका भारत रत्न मिल चुका है। तो अब ये पुराने पुराने नाम पूछ रहा है, तो वो लिस्ट आपको एक बार ज़रूर चेक करनी पड़ेगी। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट आप ज़रूर वो देखना, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने क्वेश्चंस हैं या पुराने नाम हैं वो बार 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 आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका भारत रत्न मिला था वो पंडित रविशंकर जी को मिला था। ठीक है, 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिला था। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अंबुबाची मेला, ये बहुत बार एसएससी ये क्वेश्चन रिपीट करता है बेटा। एसएससी ना ये अंबुबाची मेला बहुत 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 बार रिपीट किया है और हर साल ये किसी ना किसी एग्जाम में ये अंबुबाची मेला डाल ही देता है। और यहाँ पे अंबुबाची मेला आपका कहाँ पे है? सर ये असम का आपका एक फेस्टिवल है अंबुबाची मेला। सर असम में कौन से मंदिर के पास लगता है? सर असम का जो सबसे पॉपुलर मंदिर है वो है कामाख्या देवी
मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर में माना जाता है कि आपके सावन के टाइम पे वहाँ पे कुछ ऐसा फेज चल रहा होता है जहाँ पे 3 दिन तक आपका मंदिर जो है वो बंद रहता है। उसी ड्यूरेशन के आसपास लगता है आपका अम्बुबाची मेला। कौन से स्टेट में, असम में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन से ज़िले में लगता है, तो आपका गुवाहाटी में लगता है। कौन से मंदिर के पास लगता है, तो सर कामाख्या देवी मंदिर जो है उसके पास लगता है, कामाख्या माता जो हैं उनके पास लगता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं बेटा, सबको पता है कि आपका ओलंपिक्स जो हुए थे, गोल्ड मेडल मिला था, इसे मिला था जैवलिन में नीरज चोपड़ा को मिला था। तो जैवलिन में इस समय वर्ल्ड का या इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, आपका नीरज चोपड़ा। तो जैवलिन थ्रो में या जैवलिन से रिलेटेड कौन सा प्लेयर है यहाँ पे, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इंडिविजुअल गोल्ड में ये दूसरा गोल्ड था, इंडिविजुअल गोल्ड में। चलो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर पूछा जाए ओलंपिक्स में आपका पहला इंडिविजुअल गोल्ड, मतलब पहला व्यक्तिगत आपका जो स्वर्ण पदक है, व्यक्तिगत रूप से किसी को स्वर्ण पदक जो मिला है वो किसे मिला था, तो बेटा याद रखना 2008 में अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ये थे जिन्हें आपका 10 मीटर एयर राइफल में जो है वो आपका गोल्ड मेडल मिला था, जो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था इंडिविजुअल पर्सन का। उसके बाद जो इंडिविजुअल पर्सन में आपका गोल्ड मेडल मिला है वो किसे मिला है, आपका नीरज चोपड़ा जी को मिला है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपका विच वाटरवे प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड ऑफ इंडिया टू इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल। वाटरवेज भी आपके गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। वाटरवे 1 जो आपका गंगा यमुना जो वाला एरिया है वो आपका हल्दिया पोर्ट से कहाँ तक आता है, आपका इलाहाबाद तक आता है, संगम तक आता है। ऐसे ही आपके कई सारे वाटरवेज बनाए हैं। तो कौन सा वाटरवे है जो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल के रूट को फॉलो करता है, तो बेटा वो जो है ना वो आपका वाटरवे 2 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नेशनल वाटरवे 2, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैप दे दिया है तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, मैप ये दे दिया है, ये मैप पे देख लो कि जो आपका नेशनल वाटरवे 2 जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। देखो यहाँ पे ढोला सादिया ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं, ढोला सादिया ब्रिज। ये सादिया से रिलेटेड है और आपका कहाँ तक जा रही है, ये धुबरी, है ना, धुबरी तक जा रहा है ये आपका वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भी दिखा रखा है, 1620 किलोमीटर। कहाँ से है, हल्दिया से, और हल्दिया से होते हुए कहाँ तक जा रहा है, आपका इलाहाबाद तक जा रहा है। वाटरवेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी वाटरवेज ही आपको मैप दे दिया है, तो यहाँ से आप ज़रूर देख लेना कि आपके वाटरवेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द लिवर ऑफ मैमल। लिवर, अच्छा मैमल के लिवर में कौन सा सेल मिलता है। बायो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नई चीज़ें होती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इसमें मैं आपको समझा नहीं सकता। हाँ, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, है ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें आपका कि पहले कौन सा इंस्टीट्यूट बना, उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट बना, और उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट बना, इस तरीके से लगाना है। तो बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, इनके ईयर देखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनके ईयर देखूं तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये जो बना था आपका IFCI जो बना था वो 1948 के अराउंड बना था। IFCI जो बना था वो 1948 के अराउंड बना था। उसके बाद अगर बात करी जाए आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बना था आपका 19
1964 में। ये बना था आपका 1964 में। तो मतलब मुझे यहाँ से एक अंदाज़ा आ रहा है, क्या आ रहा है कि मेरा आपका थर्ड जो है वो पहले आएगा, थर्ड के बाद जो है वो आपका फर्स्ट आएगा। थर्ड से पहले फर्स्ट है, ऑप्शन कट गया। थर्ड से पहले फर्स्ट है, ऑप्शन कट गया। तो या तो 1 2 3 होगा, और थर्ड के बाद, अच्छा देखो मैंने बोला थर्ड के बाद आएगा, तो देखो थर्ड के बाद यहाँ पे भी थर्ड से पहले फर्स्ट है। ये तीनों ही ऑप्शन में थर्ड से पहले फर्स्ट है ना। थर्ड से पहले यहाँ पे फर्स्ट आ गया, थर्ड से पहले फर्स्ट आ गया, थर्ड से पहले फर्स्ट आ गया, गलत हो गया अपने आप ही। सही जो ऑप्शन होगा वो किसका होगा, आपका ऑप्शन ए। तो मुझे अगर सारे नहीं भी याद हैं तो भी मैं जो है वो इसे डील कर पाऊंगा, जिससे मैं आपका ये अंदाजे से चीज़ें डील कर पाऊंगा। तो आपको कुछ तो याद होना चाहिए, आप ऐसा नहीं है कि विदाउट आप नॉलेज जा सकते हो, थोड़ी तो नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो इसे आप देख लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड नोन एज, ठीक है। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड हुआ करता था, जो वैदिक काल हुआ करता था, उसमें आपका जो बहुत अमीर आदमी होता था उसे हम क्या बोलते थे? बेटा वैदिक काल में एक चीज़ याद रखना, वैदिक काल में जो आपकी दौलत नापी जाती थी, पैसा नापा जाता था, वो गाय से नापा जाता था, ठीक है। जिस पे जितने ज़्यादा गाय या जिस पे जितने ज़्यादा कैटल्स हुआ करते थे, उतना ही ज़्यादा वो अमीर माना जाता था। तो अब गाय से जब दौलत नापी जाती थी तो उसे हम क्या बोल देंगे? गौमत, गौमत, है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो पहले जो पैसे वाला आदमी था उसे हम क्या बोलते थे? गौमत करके बोला करते थे, ठीक है। बाकी आपको पता है रवि जो है, रवि का मतलब क्या होता है? सन होता है। यहाँ पे मैंने आपको मतलब भी दे रखे हैं। ध्रुति जो है उसका मतलब क्या होता है? डॉटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका गवेषणा जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है? वैदिक टेक्स्ट, है ना, फाउंडेड इन द वैदिक टेक्स्ट। सॉरी, इट इज नॉट फाउंडेड इन द वैदिक टेक्स्ट। तो ये जो आपका शब्द है वो वैदिक टेक्स्ट में नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या बोल रहा है? बाइफर्केशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया को जो दो हिस्सों में बंटवारा किया, एक सेक्युलर इंडिया और एक इस्लामिक पाकिस्तान, वो किस गवर्नर जनरल ने किया था, किस वाइसराय ने किया था, है ना? कौन था जिसने भारत को दो हिस्सों में तोड़ा था? तो बेटा ये जो काम हुआ था ना, ये काम हुआ था आपका 3 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 3 जून 1947 को, ठीक है, आजादी से जस्ट पहले। इसे बोला जाता है माउंट बैटन प्लान, इसे बोला जाता है माउंट बैटन प्लान। तो किसने किया होगा ये? सर ये किसने किया होगा? लॉर्ड माउंट बैटन ने। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड माउंट बैटन। भारत में बिल्कुल लास्ट में आएंगे, 1947 में ही, जनवरी जनवरी में आएंगे ये। लॉर्ड माउंट बैटन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले, है ना, डिपेंडेंट इंडिया या जो आपका गुलाम भारत था उसके आखिरी जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन डी का जो आपका एनालॉग होता है, इट इज यूज टू ट्रीट द हाइपोप्रोटेशन, मतलब जो भी है ये, या रिकेट्स है आपका, या फेमिलियल हाइपो जो भी है। तो ये आपके इसके लिए जो है वो आपका बायो का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ज़्यादा इसके नहीं दे पाऊंगा, है ना। ये बस आप याद रखोगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एर्गो कैलिसी कैल्सीफिरॉल, है ना। एल्गो कैल्सीफिरॉल जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैग्ड बैग्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर मीना गुरजारी इन 1975, ठीक है। कौन वो हैं जिन्हें 1975 मीना गुरजारी प्राइज जो है वो मिला था? तो बेटा यहाँ पे इस तरीके के रैंडम क्वेश्चन आते हैं, इनकी तैयारी करने का
कोई पैटर्न नहीं है। क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा, आपको याद हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आपको बस याद ही करने पड़ेंगे। ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका मल्लिका साराभाई। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो ये आपके जो वो हैं लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड से आपके बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो द लैटिन वर्ड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। जो कैल्शियम है वो ड्राइव जो है, कैल्शियम जो है वो कौन से लैटिन वर्ड से आपका ड्राइव हुआ है? तो वो लैटिन वर्ड है आपका क्लैक्स। क्लैक्स से आपका कैल्शियम शब्द बना है। ठीक है, क्लैक्स लैटिन भाषा का शब्द है जिससे क्लैक्स बना है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका उर्मिला। अब ये उर्मिला जी जो हैं वो एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। अब ये उर्मिला जी जो हैं सत्यनारायणा, है ना, सत्यनारायणा जो है उर्मिला सत्यनारायणा, ये कौन से डांस फॉर्म से संबंधित है? तो बेटा ये याद रखना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, उर्मिला नारायणा जी जो है वो किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम, जो आपका क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिकल डांस फॉर्म से बार 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 हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्लासिकल डांस फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो स्टेट पूछ रहा है या उनसे रिलेटेड जो आपके परफॉर्मर्स हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इन 2021 द मैंस क्रिकेट टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया को इंडियन क्रिकेट टीम ने हराया था, डिफीट किया था कहाँ पे? ब्रिस्बेन में, है ना। अब आपका जो ब्रिस्बेन में इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया, ये ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत दिनों के बाद एक हार हुई थी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इससे पहले कौन सी टीम थी, या इससे पहले ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को कब हराया था? तो बेटा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में हराया था 1988 में। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में डिफीट किया था। तो ये जो आपका ब्रिस्बेन वाला टेस्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे गाबा स्टेडियम, स्टेडियम का नाम क्या है, गाबा स्टेडियम में इंडिया ने डिफीट किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बेटा ये भी आपका देखो करंट का क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका वो नहीं आएगा। अगर मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन की बात करी जाए तो इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स जो है ना, कौन से नंबर पे आता है सर? 10वें नंबर पे आता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इलाज के लिए लोग जो इंडिया आते हैं, इलाज के लिए जो दुनिया में सब जगह लोग जाते हैं, उसमें इंडिया जो है वो 10 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ रॉक। इनमें से कौन सा पत्थर का प्रकार नहीं है? हमें पता है इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। टेरेस रॉक मैंने नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड द वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2000, अच्छा 2001 और 2021 वाला जो सेंसस था, जो 14th सेंसस था और जो 15th सेंसस था, 14वीं जनगणना और 15वीं जनगणना के बीच का जो समय था, इस बीच में कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा आपका वृद्धि करी है जनगणना में? जनसंख्या वृद्धि किसकी सबसे ज्यादा है? तो बेटा याद रखना, ये जनसंख्या वृद्धि जो सबसे ज्यादा हुई है वो मेघालय, अरुणाचल और बिहार वाले एरिया की हुई है। मेघालय में जो जनसंख्या वृद्धि है वो ऑलमोस्ट 27% हुई है। ऑलमोस्ट 25% जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाले राज्य जो थे वो आपको मैंने बता दिए, मेघालय है, अरुणाचल है, बिहार है। ठीक है, इस वीडियो में ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चंस थे, आपके सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।